हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BEGE 145 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये देखिए, ये है आपका सॉफ्ट स्किल, जो आपका टाइटल है कोड का सॉफ्ट स्किल। ठीक है, जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों? देखिए, ये यहाँ पे मैंने 5 इयर्स लिखा है, बट ये 5 इयर्स मैंने इसमें नहीं लिया है, क्योंकि ये मेरा जो पोस्टर ये जो बनता है फ्रंट पेज, इसमें 5 इयर्स पहले से ऐड किया हुआ था, सो इसमें मैंने 2 इयर्स नहीं लिख पाया। और ये जो मैं आपको दे रहा हूँ BEG 145, ये आपका 2 इयर्स का है। 2 इयर्स का सॉल्व PYQ है इसमें, जो जून एग्जाम और दिसंबर एग्जाम, जून 2026 और दिसंबर 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए, आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आपको भी डाउट हो तो आप इंस्टा में मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए, इस एग्जाम को पास होने के लिए, पास करने के लिए, BEG 145 को पास करने के लिए आपको, देखिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरा साल भर में, तो पास करने के लिए आपको एक तरीका, सिर्फ एक तरीका है आपके लिए। देखिए, आपको एक काम करना होगा, 3 इयर्स के 3 इयर्स के PYQ। ठीक है, 3 इयर्स के कंप्लीट PYQ, चाहे वो कोई भी 3 साल हो पिछला। अभी से दिसंबर 25 ले लो, अभी से दिसंबर 25 ले लिया आपने, जून 24 ले लिया। ठीक है, कुछ भी आपको 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम देने से पहले, ये आपको ठान लेना है। अगर आपने 3 साल के PYQ सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। ठीक। सो ये जो मैंने यहाँ पर लिया है 2 साल के लिया है, और इनको देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपके जो एग्जाम इससे पहले जो दिसंबर जून जनवरी सेशन में एग्जाम जो हुए, जनवरी सेशन का दिसंबर 25 में, ठीक है। तो देखिए, 2 बार एग्जाम होता है, एक जनवरी सेशन में और एक जुलाई सेशन में। तो जुलाई सेशन का एग्जाम होता है जून में, जो अभी हो रहा है, और एक जनवरी सेशन का होता है दिसंबर में। तो जनवरी सेशन का जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है 2025, उनका क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं। कुछ महीना पहले जो एग्जाम हुआ है, यानी क्या समझे कि कुछ महीना पहले जो एग्जाम हुआ है, उनका एग्जाम हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, किस प्रकार एग्जाम हुआ है, क्या क्वेश्चंस था, किस प्रकार पैटर्न है, चलिए हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये क्या है? आपका क्वेश्चन पेपर है BEGE 145 का, जिसका टाइटल है आपका सॉफ्ट स्किल। ठीक, इसका एग्जाम जो होता है 3 घंटे का एग्जाम होता है, और क्या कहते हैं, इसमें 100 मार्क्स आपको कंप्लीट मिलते हैं। ऑल अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन इन अबाउट 350 वर्ड्स, 350 वर्ड्स में सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, जिसमें एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि आपको 3 से 4 पेज में आपको जवाब देना है इनमें से। ठीक, तो यहाँ पे आपने देख लिया, पहला पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, हाउ इम्पोर्टेंट आर नॉन वर्बल एंड वर्बल सिग्नल्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, गिव एग्जांपल। मीन ये हो गया कि ये जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इनके बारे में आपको संकेतों के माध्यम से, इनके क्या संकेत है वो आपको बताना है, क्या सिग्नल्स है, इन सिग्नल्स को आपको बताना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं, और इसमें 20 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बता दिया है 350 वर्ड्स में लिखने के लिए। कितना बताया है? 350 वर्ड्स में लिखने के लिए बताया है, तो 3 से 4 पेज में आप इसे लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, what are the fundamental principles of coordination and why is it essential? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है ना? फंडामेंटल प्रिंसिपल, अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन एंड व्हाई इट इज, है ना? तो पहले क्या पूछा कि इस जो समन्वय का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन का जो फंडामेंटल है वो क्या है, और आपको बताना है कि व्हाई इज इट एसेंशियल, और ये आवश्यक क्यों है। ठीक, तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछ लिया है 20 मार्क्स के, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप 20 मार्क्स के आपको दिखेंगे। व्हाई डू यू थिंक लिसनिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्किल, ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लिसनर, और इसमें आपको 20 मार्क्स दिए गए हैं। मतलब आप जितने भी देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज अ वैल्यूएबल इक्वालिटी इन अ एनी इंडिविजुअल एलेबरेट, तो ये सभी क्वेश्चन कितने देख रहे हैं? देखिए, और करके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना,
तो जो आपको पसंद आ रहा है उनको आप बनाओगे। सब में लगभग और करके दिया है ना, सभी क्वेश्चन में और दिया है और इसी प्रकार आपका पैटर्न रहेगा और इनमें से कोई भी आपको भाई कोई भी 5 क्वेश्चन बनाने हैं, कोई भी 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन अबाउट सेक्शंस। लेकिन कैसे कैसे आपने देखा कि भाई अब देखो 20 मार्क्स के हैं, जब सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 20 मार्क्स के सभी क्वेश्चन हैं। तो मतलब यहाँ पे आपने देखा एक नंबर में एक क्वेश्चन बनाओ या फिर एक क्वेश्चन बनाओ, जो भी बनाना है आप बना सकते हो, चाहे और वाला बनाओ या फिर ये वाला बनाओ। एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इसमें भी दूसरा में और तो नहीं दिया, तीसरा में फिर और है, चौथा में और है और पांचवा में भी आपका और दिया हुआ है। ठीक है, तो आप में खोज के आपको जो पसंद आए 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। इतना अच्छा है कि नहीं है? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा 2 साल के जो पीवाईक्यू मैंने लिया है, एक साल दोनों साल का सॉल्व किया है, चलिए उसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए हम लोग जून दो एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं और ये कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है इसमें। आप जून एग्जाम 2025 24 का क्वेश्चन पेपर जब निकालेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चंस। तो ये दो जून 2024 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है, बाकी और एक ईयर का है। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक चीज आपका ये जो सब्जेक्ट कोड है सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल्स का मतलब बहुत जरूरी है कि मतलब समझना आखिर ये क्या होता है सॉफ्ट स्किल्स। अगर ये सॉफ्ट स्किल्स समझ में नहीं आया तो ये चैप्टर में कहीं ना कहीं बहुत मतलब कंफ्यूजन करेंगे आपको। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है कि व्यक्तित्व और व्यवहार से जुड़ी ऐसी नॉलेज, ऐसी स्किल्स जो लोगों के साथ अच्छे काम करने और बातचीत करने के लिए मदद करती है ना। जैसे कि लोगों से बात करने का क्या तरीका होना चाहिए, टीम में कैसे बात करें, लोगों से अगर कोई बात हो गया तो कैसे उसे सुलझाएं, है ना, और व्यवहार को कैसे बनाए रखें, ये सॉफ्ट स्किल्स कहलाता है। सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, टीम वर्क को देखा जाता है, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। सॉफ्ट skills are personal and interpersonal skills that help a person communicate, work with others and succeed in professional and social life। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए सॉफ्ट स्किल्स का आपको इस प्रकार ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं ध्यान से। Explain the importance of soft skills. Why do they prove to be significant in achieving personal and professional goals? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है, सॉफ्ट स्किल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, और कह रहे हैं कि इसे पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स, इसे पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए ये स्किल्स क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको बताना है। सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनल attributes and interpersonal abilities that enable individuals to interact effectively with others. They include communication, teamwork, leadership, problem solving, adaptability, time management, and emotional intelligence. While technical or hard skills are essential for performing specific tasks, soft skills are critical for personal and professional success. यानी कि सॉफ्ट स्किल्स व्यक्तिगत गुण, समझ में आ रहा है? व्यक्तिगत गुण यानी कि इंडिविजुअल पर्सन, और दूसरी बात इंडिविजुअल पर्सन के जो वैल्यूज गुण है और उनके पारस्परिक उनकी क्षमताएं है जो कि दूसरों के प्रभावी ढंग से बातचीत करने में सक्षम बनाती है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि सॉफ्ट स्किल्स जो है कि हमें बात करना सिखाता है ना, हमें टीम वर्क में एक साथ रहना सिखाता है। तो ये सब हमारा सॉफ्ट स्किल्स ही है जिसे मैंने आपको बताया। समझ में आ रहा है? और इसमें अलग-अलग तरीके से इसको समझने को समझ सकते हैं। इनमें संचार, टीम वर्क, है ना? मतलब कम्युनिकेशंस, टीम वर्क, लीडरशिप, तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की चीज़ें शामिल होते हैं। जबकि जो तकनीकी होते हैं, जबकि जो टेक्निकल और हार्ड स्किल्स होते हैं, वो भी विशिष्ट मतलब अलग-अलग कार्यों में आवश्यक होता है। और सॉफ्ट स्किल्स जो है कि वो क्रिटिकल क्रिटिकल क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस,
जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं वो पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों के लिए क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। In the professional context, soft skill enhance employability and career growth. Effective communications help in expressing ideas clearly, avoiding misunderstandings, and building strong professional relationships. Teamwork and leadership देखो ये सब ना अलग अलग आपको इसका स्किल्स के बारे में आपको बता रहे हैं। एंड टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स इनेबल इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली, मैनेज conflict and motivate others, contributing to organizational success. Adaptability and problem solving allow employees to face challenges, adjust to changes, and support innovation. तो जो मैंने आपको बताया अभी वही चीज यहाँ पे आपको बताया जा रहे हैं। तो आपने क्या देखा, जो सॉफ्ट स्किल्स है वो क्या करते हैं, रोजगार को करियर ग्रोथ के लिए, रोजगार के लिए वो भी एक क्या करते हैं, उनके विकास को बढ़ाते हैं, रोजगार क्षमता को और उनके करियर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और साथ में जो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होते हैं, प्रभावी संचार होते हैं, तो इनसे क्या होता है, हेल्प होता है एक्सप्रेसिंग आइडिया एंड क्लियरली अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से जो बातचीत करते हैं इससे क्या होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को से भी हम लोग बच सकते हैं और इसमें से जो हमारा बिजनेस होता है बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, इस तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। एंड टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल से क्या होता है, टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल से तो जो इंडिविजुअल और कोलैबोरेट इफेंसिबिलिटी जो इफिशिएंटली जो होते हैं। अब इसमें ये आपने क्या देखा, इससे ये हो जाते हैं ना कि जो टीम वर्क और क्या कहते हैं, नेतृत्व कौशल पे व्यक्ति जो होते हैं, जो लीडरशिप जो होते हैं, उनको कुशलतापूर्वक सहयोग करने में और संघर्षों का प्रबंधन करने में दूसरों को क्या करते हैं, एक-दूसरे को प्रेरित किया जाता है ना? प्रेरित करके उसको सक्सेस बनाया जाता है, सक्सेस किया जाता है, सक्षम बनाया जाता है। जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस मिलती है, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस मिलती है ना? और कुछ फिर आगे यहाँ पे है एडेप्टिबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अलाउ एम्प्लॉयज टू फेस चैलेंजेस, एडजस्ट टू चेंजेस एंड सपोर्ट इनोवेशन। और आगे आपको क्या देखने को मिलता है, जो एडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये कर्मचारियों को जो चुनौती का सामना करने से, परिवर्तनों के अनुरूप ढलने से और नवाचार को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। अंडरस्टैंड? सो आगे देखते हैं। On personal level, soft skills help in building confidence, managing emotions, and maintaining healthy relationship. Emotional intelligence and aids in understanding oneself and others, for fostering empathy and social harmony. And skill here, नेगोशिएशन। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ तक चर्चा करते हैं कि जो पर्सनल लेवल पर अगर देखा जाए, सॉफ्ट स्किल्स क्या करता है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, मैनेजिंग इमोशंस और मेंटेनिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स को क्या करता है, अ, बनाए रखता है, ठीक है, इनके संबंध को बनाए रखता है। और दूसरी बात, इमोशनल इंटेलिजेंस एड्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ एंड अदर्स फॉर फोस्टरिंग एम्पैथी एंड सोशल हार्मोनी। इसमें क्या करें, जो भावनात्मक यानी कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं, ये स्वयं को और दूसरे को भी समझने में सहानुभूति और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में सहायक होती है ना? सोशली हार्मोनी को बढ़ावा देने में क्या होती है, सहायक होती है। आगे आपका है स्किल्स लाइक नेगोशिएशन, जैसे बातचीत जैसे कौशल, और यहाँ पे Rationalization and conflict resolution improve daily interactions and personal decision making। और ये समझाने बुझाने और विवाद सुलझाने की क्षमता डेली तौर पे आप देखा जाए दैनिक बातचीत के अकॉर्डिंग
जो इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं, पर्सनल डिसीजन मेकिंग होते हैं, इनको सुधार करने में मदद करती है। ठीक, और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड टेक्निकल नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ. Soft skills complement hard skills, making an individual more competent, respect, and capable of achieving long-term personal and professional goals. Developing soft skills ensures holistic growth, better relationship, and overall success in life. मतलब आप ये देखो कि आज के कंपेरेटिव वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केवल टेक्निकल नॉलेज का ही ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज का ही ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। और सॉफ्ट स्किल्स के अकॉर्डिंग बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, जो व्यवहारिक जो कौशल है, समझ में आ रहा है, जो व्यवहारिक कौशलों के पूरक हैं, जो कि व्यक्ति को अधिक सक्षम, सम्मानित और दीर्घकालिक व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। और खास करके इंडिविजुअल पर्सनल जो डिसीजन है, ये कौशलों का विकास, समग्र विकास और बेहतर जो रिलेशनशिप, इनमें जीवन की समग्र सफलता सुनिश्चित करता है। कुल मिला के यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया गया, पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स के अकॉर्डिंग। सो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Discuss the importance of problem solving skills in the workplace. What are some strategies to develop effective problem solving skills? मतलब कि वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल, ठीक है। तो वर्क प्लेस में जो समस्या का समाधान देखा जाता है कौशल के, तो वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग वर्क प्लेस में समस्या समाधान के जो स्किल है, इसके बारे में बताना है। इसमें वर्क प्लेस में क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है, इनका इम्पोर्टेंस आपको बताना है, और उनके क्या स्ट्रेटेजीज हैं, वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये सब समझना है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए, इसको समझने के लिए अपने तरीके से अगर मैं बताऊं कि तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कर्मचारी जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, तो वर्कर को समस्याओं, है ना, वर्कर को समस्या को पहचानने, आइडेंटिफिकेशन करने और उनका सही समाधान खोजने में मदद करता है। इससे क्या होता है, वर्क प्लेस की गुणवत्ता बढ़ती है ना, क्या होती है, वर्क प्लेस की गुणवत्ता बढ़ती है, और समय की, टाइम की क्या होती है, बचत होती है, और इससे टीम बेहतर तरीके से काम करती है, और यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, संगठन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, महत्वपूर्ण है। सो ये समझ में आ गया। और इसके अगर कुछ स्ट्रेटजीज की अगर बात करें तो क्या क्या होंगे, स्ट्रेटजीज की बात करें तो इसके यहाँ पे स्ट्रेटजीज लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब ये कि जो समस्या है, समस्या को छोटे भागों में तोड़ना। ठीक है, यानी लिखा है प्रैक्टिस एनालिटिकल थिंकिंग बाय ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मतलब जो समस्या है वो छोटे-छोटे भागों में से तोड़कर इसको विश्लेषण करना, विश्लेषणात्मक सोच का इससे आभास करना। एंड engage in brainstorming sessions to explore multiple solutions। तो ये भी आपके स्ट्रेटेजीज हैं। इसमें तो इनमें क्या कि अनेक जो समाधान है, इन समाधानों का पता लगाना, और इन समाधानों के पता लगाने के लिए जो हम लोग जो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और क्या करते हैं भाई, विचार मंथन करते हैं, और एक्सप्लोर कर कर हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस को ज्वाइन करते हैं, इन सेशन में भाग लेते हैं। सीक थर्ड में है, सीक फीडबैक एंड लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस टू रिफाइन अप्रोचेस। तो प्रतिक्रिया प्राप्त करें और पिछले अनुभव से सीखकर अपने दृष्टिकोण को समझे। ये तीसरा स्ट्रेटेजीज है। और चौथा है
participate in training, workshops and case studies to enhance decision making. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और केस स्टडी का भी क्या करें, इसमें भाग लें। एंड आगे है आपका 5th नंबर, stay informed and curious, continuously learning about industry trends and best practices। यानी जानकारी से भरपूर रहें, जिज्ञासु बने रहें, उद्योग के रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में लगातार सीखते रहें। ठीक है, इस तरह से मास्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मेक्स एम्प्लॉयज वैल्यूएबल एसेट्स, ड्राइविंग बोथ पर्सनल ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। समस्या इस तरह से जो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में महारत हासिल होगा और कर्मचारी जो होंगे, वर्कर जो होंगे, वो मूल्यवान संपत्ति बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होंगे, पर्सनल ग्रोथ होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, हाउ कैन वी नर्चर interpersonal skills, discuss the significance of SWOC analysis in the context। तो क्या कह रहे हैं कि हम पारस्परिक कौशल को कैसे विकसित कर सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे विकसित कर सकते हैं, एंड डिस्कस करना है। यानी कि इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें एस डब्ल्यू ओ सी के एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंस है उनकी चर्चा करना है ना। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होता है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स आर द एबिलिटीज दैट हेल्प अस कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। यानी जो 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 क्या भाई, इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं, तो इंटरपर्सनल स्किल्स वे स्किल्स हैं जो हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने, कम्युनिकेशन करने, रिलेशनशिप बनाने में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मदद करते हैं। अंडरस्टैंड। और ये जो कि यहाँ पे अगर कहा गया है एसडब्ल्यूओसी की क्वेश्चन, ये अब ये भी समझते हैं कि ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, इसको हम लोग कैसे विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग विकसित करने के लिए क्या करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करेंगे भैया, इम्प्रूव करेंगे। प्रैक्टिस एक्टिविटी लिसनिंग करेंगे, डेवलप इन एम्पैथी करेंगे, और वर्क इन टीम्स मतलब अब ये समझो कि पहले तो हम लोग इम्प्रूव करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स को, जैसे कि अपनी बोलने और सुनने की क्षमता को यहाँ पर बेहतर बनाएंगे इंटरपर्सनल स्किल्स के अकॉर्डिंग। दूसरा, हमें प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, यानी दूसरों की बात को ध्यान से सुनेंगे, इस सुनने की आदत लगाएंगे, सही ना, तभी हम किसी बात को बता सकते हैं, दे सकते हैं। एंड आगे डेवलप एम्पैथी ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरों की भावना को समझेंगे, वर्क इन टर्म्स, टीम में मिलकर काम करेंगे, दूसरों की सलाह और सुझाव स्वीकार करेंगे, और आत्मविश्वास बढ़ाए रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या देखेंगे, एसडब्ल्यूओसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे इसके विश्लेषण और महत्व। तो एसडब्ल्यूएसी का क्या मतलब होता है भैया, एस का जो मतलब होता है आप समझो, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। एस का मतलब क्या होता है भाई, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब कि ताकत। डब्लू का एस के बाद डब्लू है, तो डब्लू का मतलब होता है वीकनेस, यानी कमजोरियां। और उसके बाद ओ है, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर। और लास्ट है आपका इसमें सी, तो सी का मतलब होता है चैलेंजेस। ठीक है, तो ये सब आपने क्या देखा, तो ये क्या है, SWOC। तो SWOC ये इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विश्लेषण व्यक्ति को इसके अकॉर्डिंग अपनी ताकत, कमजोरियां और अवसर और चुनौतियों को पहचानने में क्या करता है, मदद करता है। और इससे अपने व्यवहार और पारस्परिक कौशल में सुधार स्टूडेंट्स कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आपने क्या देखा, ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, ये क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब जो लोगों से अच्छे संबंध बनाने की जो कला है, इंटरपर्सनल स्किल्स ये कहलाता है। और SWOC एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ये अपनी ताकत, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों को पहचानने का क्या है, तरीका है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और ये भी आपको जो दिया गया है इजी लैंग्वेज में, ये पर समझाया गया, हमने समझाया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। एक्सप्लेन द concept of stress and its impact on individual, provide examples of effective stress management ways।
यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की कॉन्सेप्ट को बताना है, एक्सेप्ट स्ट्रेस की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, और व्यक्तियों यानी इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, व्यक्तियों के अकॉर्डिंग इस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। एंड इसमें और भी बताने के लिए कहा गया इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्या वेज हैं, है ना, प्रभावी इसमें जो सॉरी क्या इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्या क्या तरीके हैं, इनके इनके प्रभाव के तरीके कौन कौन से है ना। तो प्रोवाइड एग्जांपल्स इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट वेज, तो ये आपको बताने हैं, तो समझिए ध्यान से। स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आया है स्ट्रेस का, है ना, स्ट्रेस को एक्सप्लेन करना। स्ट्रेस क्या होता है भाई, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को हिंदी में बोला जाता है तनाव। तो stress is the feeling of mental or is emotional pressure caused by difficult situations, workload, examples और personal problems, है ना। तो ये जो स्ट्रेस है वो एक मानसिक और भावनात्मक दबाव की स्थिति है, जो कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई, काम या फिर व्यक्तिगत समस्याओं के कारण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। सो इनके जो प्रभाव की बात करें, इनके जो इम्पैक्ट इंडिविजुअल तरीके से कैसे पड़ते हैं व्यक्तियों पे, ये भी अगर मैं बताऊं, तो वो भाई कोई भी अधिक एकाग्रता और कार्य क्षमता अगर कम हो जाए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि डिक्रीजेस इन कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी। एंड दूसरा कॉजेस एंग्जाइटी एंड इरिटेबिलिटी, चिंता और चिड़चिड़ाहट को इसमें क्या होता है, ये इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एंग्जाइटी एंड इरिटेबिलिटी, चिंता और चिड़चिड़ाहट होने लगती है। एंड अफेक्ट्स फिजिकल हेल्थ सच एज हेडेक एंड फिगर एंड फैटिग, तो सिर दर्द और थकान जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। एंड डिस्टर्ब स्लीप एंड इमोशनल बैलेंस, नींद और मानसिक संतुलन भी इससे बिगड़ जाता है। अब इनके मैनेजमेंट क्या देखेंगे ना, इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट की वेज देखेंगे, तो तनाव प्रबंधन के कुछ प्रभावी तरीके को और देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्टूडेंट्स हमें टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, है कि नहीं, और रिलेशनशिप जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब भी, और दूसरा हेल्दी लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा, जिसमें से आपको यहाँ पर सबका बताया गया है, सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। एंड सोशल सपोर्ट लेना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग एंड हॉबीज होने चाहिए, इस तरह से आपके ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। How can we communicate in a gender and race neutral manner in our professional communications and give suitable examples? क्या करें कि हम अपने कम्युनिकेट में लिंग और किसको यानी कि जेंडर और रेस मतलब नस्ल के प्रति कैसे तटस्थ रहें और इसमें कैसे संवाद करें, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए कहा जा रहा है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग को देखना है यहाँ पे कि क्या देखना है हमें, जेंडर एंड रेस न्यूट्रल कम्युनिकेशंस को देखना है। जेंडर एंड रेस न्यूट्रल कम्युनिकेशंस को समझना है। ये क्या है? तो ये जो है कि एक ऐसी लैंग्वेज का उपयोग करना होता है जो किसी व्यक्ति के जेंडर, ठीक है? क्या? व्यक्ति के जेंडर, उनके कास्ट, उनके रेस, नस्ल या फिर पृष्ठ जो भूमि होते हैं, उनके आधार पर इसमें भेदभाव ना करें, है ना? इसके विषय पे बात किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हाउ टू कम्युनिकेट इन अ जेंडर एंड रेस न्यूट्रल, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि यूज करेंगे हम लोग टेक्निकल इन इंक्लूसिंग, यहाँ पे अब लिखा भी होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कर सकते हैं कि यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज। अगर हम लोग ये चीज को बनाए रखें, जेंडर को नेशनल को अगर एक तरीके से कर एक साथ बनाए रखें, भेदभाव अगर इसमें ना करें, तो हमें यूज करना होगा इंक्लूसिव लैंग्वेज का, अवॉइड करना होगा
स्टीरियोटाइप्स के चीजों को, जैसे मतलब किसी भी समूह के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें पूर्व धारणाएं ना बनाएं, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा बातें ना करें। और दूसरी बात, हमें जेंडर स्पेसिफिक शब्दों की जगह न्यूट्रल शब्दों का ही क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। एंड और दूसरी बात, सभी संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। एंड दूसरी नेक्स्ट की ये भी देखना होगा कि जो व्यक्ति की योग्यता है, एबिलिटी है, उन पर ध्यान देना है, और ना कि उनको उल्टा पुल्टा कुछ भी, मतलब उनके जाति के अनुसार, कास्ट के अनुसार उसको उस पे भेदभाव करना है, या फिर लिंग के अकॉर्डिंग भेदभाव करना है। ठीक है, यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग भेदभाव करना है, या फिर रेस न्यूट्रल के अकॉर्डिंग भेदभाव करना है। तो ये सब चीज देखना इसमें जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिया गया है, यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज। ठीक है, अवॉइड स्टोटैप्स, respect pronouns and identities, be carefully, culturally sensitive, focus and behavior and performance। यहाँ पर सब दिया हुआ है, सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इस तरह से। राइट 6 में है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन स्किल्स इन स्ट्रेटेजिक एंड क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, जो स्ट्रेटेजी और क्रिएटिव थिंकिंग, इस पर क्या, इसमें जो स्किल पर एक क्या करना है, टिप्पणी करना है, किसके, स्ट्रेटेजी एंड क्रिएटिव थिंकिंग के जो स्किल्स है, इन पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। और मैंने जो यहाँ पे मैंने जो ये नोट्स लिया बनाया है, इसमें सभी जो लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज को लिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत इजीली से समझ में आएगा। तो देखिए, आप लोग ये खुद से भी कर सकते हैं, आप लोग नोट्स को परचेज कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं परचेज करके इन सभी जितने भी सॉल्व पीवाईक्यू है मेरे पास 2 इयर्स के, वो आप लोग देख लीजिए। 2 इयर्स के पीवाईक्यू देख लेंगे, और एक कोशिश करिएगा कि दिसंबर 25 का भी आप लोग खुद से एक बार रिवाइज कर लेने का। देन ये 3 साल का अगर कब करके जाएंगे एग्जाम देने के लिए, जरूर आपका एग्जाम बहुत ही सुपर जाएगा, बहुत ही सुपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, डिस्कस द मोस्ट क्रुशियल वैल्यूज अटैच टू लीडरशिप, एलेबरेट विथ सुटेबल एग्जांपल्स। तो नेतृत्व से जुड़े, यहाँ पे लीडरशिप से जुड़े महत्वपूर्ण मूल्यों पर क्या करना है, चर्चा करना है, और सुटेबल एग्जांपल देना है। ठीक है, यानी कि कुछ उदाहरण भी देना है इसमें, जो इसको और भी बेटर बनाए, है ना। क्रुशियल वैल्यूज, यहाँ पे लीडरशिप से जुड़े क्रुशियल वैल्यूज को और भी ये बनाए, मतलब ये समझिए कि और भी क्या दे, मूल्य करे। ठीक है, इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण मूल्य। तो यहाँ पर क्या देखिए, जो नेतृत्व है, उनसे जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों पर क्या कर रहा किया जा रहा है, यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। और इसमें से नेतृत्व क्या है, लीडरशिप। ठीक, नेतृत्व क्या हो गया, लीडरशिप हो गया। और एलेबरेट करना है, एलेबरेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरणों के साथ साथ क्या करना है, एग्जाम्पल को देना है। ये आपको देखो, सभी जो कि सभी का आंसर यहाँ पे ना इजी लैंग्वेज में आपको मिलेगा, पूरा के पूरा आंसर इजी लैंग्वेज में मिलेगा। डिस्कस द रोल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड inclusion at the workplace with ways to organizations can adopt to promote that। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कार्यस्थल है उन पर सांस्कृतिक विविधता और समावेश की भूमिका पर चर्चा करना है, और उन तरीकों को का उल्लेख करना है जिन्हें हम लोग संगठन समझे, ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें बढ़ावा देने के लिए हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, तो प्रमोट कर सकते हैं। तो ये है, सबका आंसर यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको दिया गया है। तो आप लोग जाइए, ये पीडीएफ जरूर परचेस कर लीजिए, मैं यही कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है, flexibility is a valuable attribute in the personality of an individual that helps to enhance leadership skills। Discuss it। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी है, इनके व्यक्तित्व, ठीक है, इनके जो पर्सनली या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन क्या करना है, वैल्यूएबल, है ना, या फिर मूल्यांकन करना है।
समझ आ गया? तो मूल्यवान इसके गुण को या फिर इनके नेतृत्व जो कौशल है, क्या है? कौन से कौशल? नेतृत्व कौशल या लीडरशिप स्किल्स, इनके बारे में क्या करना है? डिस्कस करना है। इनके कौशल को बढ़ाने में कैसे सहायक हो, कैसे हेल्प हो, इस पर क्या करना है आपको? डिस्कस करना है। ठीक, वही है। तो इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया इसको थोड़ा-सा, जो भी। और देखिए टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, हर स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा। हमारा ये है कि आपको आंसर पहुँचा दूँ, क्वेश्चन दूँ, सही रास्ता दिखा दूँ, ठीक है? आपको सही रास्ता दिखा दूँ, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। सबसे पहला टारगेट तो यही है कि आप सभी स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाऊँ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम सही से दो। 3 इयर्स के पीवाईक्यू आपको इसमें करना है, जिसमें से मैंने 2 इयर्स का यहाँ पे सॉल्व करके आपको वीडियो के थ्रू भी दे दिया, और इनका नोट्स भी आप ले सकते हैं। तो वो पहला जो मैंने कर लिया, और दूसरा यहाँ दिसंबर 2024 का है, जिसका मैंने आपको यहाँ पर भी सॉल्व किया है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग फटाफट क्या कीजिए, इनको व्हाट्सएप से परचेज करके खुद से एक बार रिवाइज कीजिए, और 1 साल 2025 दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर भी जरूर देखना। ये क्वेश्चन पेपर आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएँगे। तो टोटल आपको 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें करके जाने हैं, देन आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? तो जल्दी कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम बहुत ही सुपर हिट, सुपर डुपर जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, चैनल में आप न्यू हो, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के पास एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं ना, अपने दोस्तों से बोलिए, प्रेम सर नाम का द प्रेम सर नाम का चैनल है, वहाँ से आप लोग रिविज़न कर सकते हैं, नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, ईज़ी लैंग्वेज होता है, तो इस तरह से आप लोग बोलकर हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, है ना? ये सपोर्ट आपका, ये मेरे लिए लवली सपोर्ट, प्यारा सपोर्ट बहुत ही मान्य रखता है, बहुत ही मान्य रखता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से हमें हाई क्लास फैमिली में पहुँचाने में आप लोगों का ये बहुत बड़ा योगदान होगा, ठीक है? अब आप लोगों का फ़र्ज़ है हमारा कितना सपोर्ट करते हैं। देखते हैं अभी तक हमने डिजिटल बोर्ड नहीं ले पाया है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। सो आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जन इंस्पिरेशन बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बढ़ो, एंड ऑल द बेस्ट।